नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। देहरादून के एमएनए को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर विपक्षी दलों के कड़े रुख सामने आ रहे हैं और इसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। किस तरीके से ये मामला अब सियासी रूप लेता चला जा रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। देहरादून के एमएनए का ट्रांसफर सरकार के गले की हड्डी बन गया है, जो न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। दरअसल इस विवाद के बाद सरकार को विपक्षी दलों के हमले झेलने पड़ रहे हैं, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। कोई भी अधिकारी जब तक उसके पास तथ्य नहीं होते वो नहीं बोलता है, और अधिकारी ने कहा भी है कि मैं इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं, और जैसे ही उन्होंने कहा उनका ट्रांसफर हो गया। तो इसमें दाल में काला दिखाई देता है। और मंत्री ने जिस प्रकार से आनन फानन में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन किया, तो ये तो सारी दाल काली दिखाई देती है। इसमें मेरा कहना सीधा सीधा है कि नैतिकता के आधार पर मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। एक ईमानदार अधिकारी अगर अपने उच्च अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराएगा तो क्या करेगा? ये बहुत ही इसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और मैंने कहा ना कि मैं चूंकि कल बाहर था, महामहिम जी से हमने समय मांगा है। अगर हमको मिल जाएगा समय तो हम इसमें महामहिम से कहेंगे कि इसमें एक बिल्कुल स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसमें जांच होनी चाहिए। सरकार को एक मंत्रियों के लिए भी कोई न कोई आचार संहिता विधायकों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का कर्मचारी बिल्कुल दहशत में काम करता है। जिसने काम नहीं किया उसको ट्रांसफर कर दो। उधर कांग्रेस की तरफ से भी कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भ्रष्टाचार ने प्रदेश को खोखला कर दिया है, जिस पर रोक लगना जरूरी है। सबसे पहले जब नेता ईमानदार होगा तभी तो आप अधिकारी को कह पाएंगे। अगर नेता ही ईमानदार नहीं होगा तो आप कैसे अधिकारी को डांट पाएंगे? आज यही तो स्थिति है उत्तराखंड में, और इसी का खामियाजा उत्तराखंड 15 सालों से भुगत रहेगा। अगर नेता ईमानदार होते तो अधिकारी की औकात नहीं है कि वो ईमानदारी से न रहे, क्योंकि अधिकारी को तनख्वाह मिलती है और नेता को तनख्वाह नहीं मिलती है। निश्चित तौर पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और सरकार ने एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया, क्या वजह रही है, उनका भी खुलासा होना चाहिए। दरअसल देहरादून के एमएनए रहे हरक सिंह अपनी कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने कई सरकारी जमीनों से कब्जा छुड़ाया था। और जब उनका ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने अपने ट्रांसफर के पीछे एक मंत्री का हाथ होने की बात कही, जिसके बाद से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा है, अगर कोई नेता ईमानदारी से कार्य कर रहा है तो उसका ट्रांसफर सरकार क्यों कर रही है। अजय भट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पहला मामला नहीं है, सरकार पहले भी ईमानदार अधिकारियों के ट्रांसफर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता सोनू सिंह ने। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये अधिकारी वर्सेज मंत्री वर्सेज अधिकारी, जो ये मामला चल रहा है, बीजेपी आखिर इस मामले को लेकर किस तरह की रणनीति बना रही है? सरकार के अधिकारी जब सरकार से टकराए, इसका मतलब सरकार फेल हो गई है, उनकी नीतियां खराब हैं। सीधे सीधे नगर निगम के एमएनए श्रीमान हरक सिंह रावत जी, जो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने दमदारी से कहा है कि सरकार के अंदर भूमाफिया हैं, जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। बाकायदा एक मंत्री जी का नाम भी उद्धृत किया है। इससे शर्म की बात, इससे खेद की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है कि मंत्रीगण यहां की जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं, भूमाफियाओं से साठगांठ है, प्रदेश को बेच रहे हैं। इससे खतरनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। इस बात को हम लगातार 2-2.5 साल से कह रहे हैं, वो बात आज खुल के अधिकारियों की जुबान से आ गई है। आपको कहीं लगता है कि ये जो मामला जब से तूल पकड़ा है, उसके बाद सत्ताधारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सामने आए हैं और उन्होंने भी इस बात को कहीं ना कहीं दबी जुबान में एक्सेप्ट किया है कि वो कई स्थानों पर गए थे क्षेत्र की जनता की लड़ाई लड़ने, और इसको लेकर के नगर निगम के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। सरकार कैसी चल रही है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, ये भी बेनकाब हो गया। आज पूरे उत्तराखंड के सामने एक अधिकारी ने जो कहा है, उससे सारी सरकार बेनकाब हो गई है। एक मंत्री माने सारी सरकार, मंत्री माने सरकार। सर, ये मामला बेहद गंभीर है। क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या आप इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे? हम लोगों ने तय कर लिया है, इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, क्योंकि ये मामला इतना खतरनाक है
कि एक अधिकारी का स्थानांतरण सिर्फ इस बात पर कर दिया गया है कि वो भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आदेश की अवहेलना कर रहा था। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि एक ईमानदार अधिकारी के लिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। इससे पहले हरिद्वार के आपने एसएसपी को हटाया, आज आपने एमएनए को हटा दिया, ऐसे ही आपने जिलाधिकारियों को और एक जगह के और एसएसपी को आपने हटा दिया। अपने को बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को हटाकर अपनी साख जो बनाने की सरकार सोच रही है वो बिल्कुल बेनकाब हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। अर्धा चमोली के औली में नेशनल जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन रद्द कर दिया गया है। इसका आयोजन अब जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा। 23 से 27 फरवरी तक यहाँ स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाना था, लेकिन धन की कमी के चलते व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और उत्तराखंड विंटर गेम्स के आयोजन से चूक गया। हालांकि अब औली में 22 से 25 फरवरी के बीच औली उत्सव मनाया जाएगा ताकि सैलानियों को आकर्षित किया जा सके। और उधर राज्य की नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने विंटर गेम्स के रद्द होने पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि सरकार ने कदम उठाए होते तो प्रदेश में ही इसका आयोजन होता। वो जो कार्यक्रम पहले उसमें जो जूनियर और सीनियर स्कीइंग प्रतियोगिता हो रही थी, वो स्कीइंग प्रतियोगिता यहाँ पे नहीं हो पा रही। पैसे की कमी यहाँ पे बताई थी, निम्न ने मना कर दिया था कि हम जो है इसको नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो है अब उसको कार्निवल के रूप में मनाया जा रहा है। ये जो कार्निवल है हमारा 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में चलेगा और इसमें जो विंटर गेम्स फेडरेशन और GMBN आपस में समन्वय करता है इसको करता है। खेलों के प्रति रुचि दिखाने का जो ढोंग सरकार करती है, साफ हो गया कि औली का जो स्कीइंग की प्रतियोगिता होनी थी उसको कश्मीर में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अब वो गुलमर्ग में होगी। यहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं करा सकते हैं, जबकि औली इसीलिए हुआ था, औली का निर्माण इसीलिए किया गया। हमारे प्रदेश में प्रारंभ से ही पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था उसमें कहीं कहीं कुछ चूक रही है। कोई ठोस नीति कार्यक्रम और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है और इसमें बहुत तेजी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये हमारी आर्थिक तरीके के साथ भी जुड़ा हुआ है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर देहरादून में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने केदारनाथ में निर्माण कार्यों को लेकर बैठक की, जिसमें अब तक हुए निर्माण कार्यों का ब्यौरा तलब किया गया। इस बैठक में नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान के प्रिंसिपल अजय कोठियाल भी शामिल हुए। आपको बता दें कि अजय कोठियाल की देखरेख में ही वहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा सीजन शुरू होने से पहले केदारनाथ में निर्माण कार्य पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं 3 सालों के बजाय 2 सालों में ही निर्माण कार्य को पूरा करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर 9 छोटे ब्रिज बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बर्फ तो इस सीजन में ना पड़नी है, वो तो ऑब्वियस है। जो पैटर्न है यहाँ पे स्नोफॉल का, अब जब स्नोफॉल होता है तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है कि अपने को सेल्फ कंटेन करने के लिए कुछ बेसिक काम तो उसमें भी चलने चाहिए। छत में बर्फ इकट्ठी हो रही है, वो साफ करनी है, बीच में पाथवेज मेंटेन करके रखने हैं, वाटर पॉइंट को रेगुलर रखना है, टॉयलेट्स, खाने पीने के जो सिस्टम है वो फॉलो करने चाहिए। तो उसमें कुछ काम थोड़ा रुकता जरूर है, लेकिन साथ में जैसी बर्फ रुकती है तो दोबारा से फिर वही मेथड बना करके और दोबारा काम शुरू हो जाता है। अभी टोटल हमको 9 ब्रिजेस उस पूरे एरिया में बनाने हैं, जिससे कि यात्रा और सुगम हो जाए। सुगम तो अभी भी है, बट इसको और सुगम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें 6 ब्रिजेस जो वाटरफॉल्स पे आते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 अप्रैल से पूरे हो जाए। 3 बड़े जो थोड़े बड़े ब्रिजेस हैं, जो एक सोनप्रयाग में आएगा, एक भीमबली में आएगा और एक रामबाड़ा में आएगा, और 2 हमारे जो केदारनाथ के बड़े ब्रिजेस हैं, ये इन ब्रिजेस को हम शायद 30 जून तक पूरा कर पाएंगे। और इसके अलावा 2500 लोगों के लिए रोटेशन बेसिस पे रहने की व्यवस्था हम केदारधाम और लिंचोली में करने के लिए पूरी हमने तैयारियां कर ली हैं। तो इधर ऋषिकेश में अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर मेला अधिकारी बी मुरुगेशन ने त्रिवेणी घाट और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों के साथ कुंभ कार्यों को लेकर चर्चा की गई। कुंभ मेला अधिकारियों ने शहर की सड़कों की मरम्मत और घाट के निर्माण में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई और तेजी से निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
सो यहाँ भी ऋषिकेश और मुनिकृति क्षेत्र में भी आज भ्रमण रखा है। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो ऋषिकेश और मुनिकृति से संबंधित है सारे हमारे साथ हैं। सो जो काम इन्होंने अभी टेम्पररी नेचर का और सेमी परमानेंट और परमानेंट नेचर का है प्रपोज कर रहे हैं, उसका लोकेशंस और उसका औचित्य है वो दोनों हमको बता रहे हैं। उसको हम संज्ञान में लेकर जो इसके आगे हम स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बजट वगैरह सैंक्शन स्वीकृति हो नहीं है, सो उसके बारे में हम प्रेजेंट करने के लिए सक्षम होंगे और उस पैसा जल्दी से जल्दी लेकर उसको हम जल्दी काम शुरू कर सकते। पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मयूख मेहर ने क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने नाराजगी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि कार्यों को तय वक्त में पूरा करने की आदत डालनी होगी ताकि समय पर विकास कार्य पूरे हो सकेंगे। मयूख मेहर ने चिंता जताते हुए कहा कि पूरा बजट अवमुक्त होने के बाद भी विभाग कार्य नहीं कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों की क्षमता पर भी सवाल उठते हैं। आज की समीक्षा बैठक है, उसमें विभागों का बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, क्योंकि ये तीसरी समीक्षा बैठक है और प्रगति के नाम पर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ और इनको और तेजी लानी पड़ेगी ताकि समय पर काम पूर्ण हो, जनता को इसके लाभ मिल सके। और इधर देहरादून से टिहरी की घनसाली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बस विश्वनाथ सेवा की है। हादसे में 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली और सभी घायलों को पिलखी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और चलिए अब आपको एक ऐसी दास्तां बताते हैं कि कैसे अगर अपनों की तलाश हो और उसको पूरी शिद्दत के साथ किया जाए तो वो कैसे पूरी होती है। दरअसल केदारनाथ आपदा के दौरान अपने परिवार से बिछड़ गए एक महिला से फिर से परिजनों को वो मिल गई है। राजस्थान के अलवर की रहने वाली ये महिला 12 जून 2013 को बस से अपने पति के साथ केदारनाथ पहुंची थी और साथ ही 30 और यात्री भी थे, लेकिन हादसे में सभी लोग बिछड़ गए। कौन कहां गया किसी को मालूम नहीं था। महिला के पति को उसके जिंदा होने की उम्मीद थी और वो रोज उसे 1.5 साल तक लगातार हर गांव में जाकर ढूंढता रहा और आखिरकार किसी ने उत्तरकाशी के गांव में उसके होने की खबर दी तो परिवार दौड़ा दौड़ा पहुंचा और जब लीला को पाया तो मानो उन्हें यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पर। हालांकि लीला की दिमागी स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है, कमजोर हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं जो उसके पति की कोशिश रही उसने जरूर एक मिसाल पेश की है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने अस्सी गंगा, भागीरथी और इंद्रावती नदी में 25 जगहों को संवेदनशील बताते हुए 10 लाख घन मीटर मलबा हटाने की अनुमति मांगी है। दरअसल अगस्त 2012 में बाढ़ के साथ आए मलबे के चलते नदियों का तल से 3 से 7 मीटर तक ऊंचा उठ गया था, जिसे 2013 में हटाने की कोशिश की गई, लेकिन देर से कार्य शुरू होने के कारण मलबा हटाया नहीं जा सका और इसके बाद प्रशासन ने बीती साल 2014 में मलबा हटाने का कार्य फिर से शुरू किया। उत्तरकाशी स्थित मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना फेज 2 के बैराज की ऊंचाई 1108 मीटर तक पहुंचनी है, लेकिन प्रभावितों के साथ सहमति नहीं बन पाने के चलते ये ऊंचाई अब तक 1104 मीटर तक ही पहुंच सकी है, जिसके चलते परियोजना को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रभावितों के मुताबिक 2010 में परियोजना से जुड़े अधिकारी उनकी मांगों को लेकर सहमत थे, लेकिन लगातार जिलाधिकारी के तबादले से मामले में देरी हो गई और अब परियोजना के अधिकारी अपनी ही बातों से पलट रहे हैं। जिलाधिकारी ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों को 3 दिन के अंदर प्रस्ताव लाने के लिए कहा है। इधर रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ताहाल है। यहां जनपद में 94 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन पूरे जनपद में 21 डॉक्टरों की ही तैनाती हो पाई है, जिसमें से ज्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर हैं जो कि संविदा पर रखे गए हैं। जबकि रुद्रप्रयाग आपदाग्रस्त जिला है, जहां बरसात के दिनों में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के चलते बेहद परेशानियां और नुकसान होता है और ऐसे में अस्पतालों के खस्ताहाल होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। टिहरी के जिलाधिकारी ने नई टिहरी शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर अधिशासी अधिकारी को पुनर्वास विभाग के अभियंता से 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने शहर में बन रही अवैध झुग्गियों को भी चिन्हित करने के लिए कहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने पुनर्वास विभाग को आवंटित भूखंडों के स्वामियों को 1 माह के अंदर स्वामित्व और भूमिधरी के अधिकार देने की कार्रवाई करने के लिए कहा है।
चमोली में मनरेगा से जुड़े कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें समायोजित करने की बात कही गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बीते 5 महीने से उन्हें वेतन तक नहीं दिया गया, जिससे उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। मनरेगा कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया और जल्द समायोजित करने की मांग भी उठाई। पिथौरागढ़ के सन्न गांव के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और बिजली आपूर्ति सुचारू न होने को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि वो पिछले 30 सालों से वोल्टेज की समस्या से परेशान है और साथ ही बिजली के अर्थ वायर्स भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनके मुताबिक अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार स्थित मातृ सदन के संत स्वामी शिवानंद ने खनन पट्टों को खोलने के लिए मोर्चा निकाला है। स्वामी शिवानंद के मुताबिक जब तक जिलाधिकारी खनन पट्टों को निलंबित नहीं करते तब तक वो चुप नहीं रहेंगे और इसके विरोध में अनशन किया जाएगा। शिवानंद के मुताबिक गंगा में बहकर किसी तरह का पत्थर नहीं आता, जिससे संबंध में पर्यावरण की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। रुड़की के सीबीआरआई में तैनात वैज्ञानिक के घर हुई चोरी का खुलासा हो चुका है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने चोरी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स को शक के आधार पर गिरफ्तार किया है। जब उससे पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से सेब उत्पादक खुश है। उन्हें उम्मीद है कि अगर फरवरी के अंत तक अगर ऐसी बर्फबारी होती है तो सेब की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको बता दें कि जनपद में 7,200 हेक्टेयर जमीन पर सेब की बागवानी होती है और हर साल करीब 45,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। श्रीनगर में सीमा सशस्त्र बल एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसकी सलामी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसके साथ ही सीमा सशस्त्र बल यानी कि एसएसबी को 108 नए सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। इसके बाद